रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात। नमस्कार श्रोताओं, रेडियो कर्मवीर 90.0 एफएम पर आप सुन रहे हैं मुझे यानी अभिषेक को। और आज संवाद कार्यक्रम में हमारे साथ डॉक्टर प्रद्युम्न गुप्ता जी मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले नमस्कार। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो कि 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, और उसी विषय पर आज सर हमसे बात करेंगे कि हमारे जो मानसिक समस्याएं हैं, जो मानसिक समस्याएं आजकल बढ़ती जा रही हैं, चाहे हम युवाओं की बात करें या हर किसी की बात करें, तो उससे किस तरह हम ट्रीट कर सकते हैं और नेचुरोपैथी की मदद से किस तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। तो सर सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप नेचुरोपैथी को समझाइए कि नेचुरोपैथी क्या है। नेचुरोपैथी जिसको हम हिंदी में प्राकृतिक चिकित्सा बोलते हैं, तो हमारा ये मानना है कि प्रकृति अपने आप में स्वयं चिकित्सक है और शरीर की जो अवस्था है वह स्वस्थ रहने की अवस्था है। तो ऐसी क्या कारण होते हैं जो शरीर जो नियमित काम करता है और करना छोड़ देता है ना। तो जिन कारणों से वो छोड़ता है तो उसमें हम मानकर चलते हैं कि अ, हम रोगों को दो प्रकार में इसमें बांट सकते हैं नेचुरोपैथी के हिसाब से, तीव्र रोग और जीर्ण रोग, क्रॉनिक डिजीजेज और एक्यूट डिजीजेज। जी। तो इसमें हमारा मानना है कि जितने भी एक्यूट डिजीजेज हैं, तीव्र रोग हैं, वह हमारे मित्र होते हैं, क्योंकि वह बेसिकली बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। जैसे मान लीजिए लूज मोशन हुआ, किसी को वोमिट हुआ या फीवर आया, तो यह सारी प्रक्रिया जो है वह शरीर के अंदर जो टॉक्सिसिटी है, कचरा है, वो कचरे को फोर्सफुली शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया मात्र है। और हम कहीं ना कहीं दवाइयां लेकर के उस प्रक्रिया को रोकते हैं, उसमें व्यवधान डालते हैं, और वही सारी जो समस्याएं हैं वह बढ़ते बढ़ते वो एक्यूट डिजीज की जगह पर क्रॉनिक डिजीजेज में कन्वर्ट हो जाती हैं, बदलती जाती हैं। जी। तो इनको शरीर के माध्यम से ही ठीक करना है। और वो जो पंच तत्व हैं हमारे, इसमें आपका जो अग्नि से हम चालू करें तो अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, इनके माध्यम से ही ठीक करना यह प्राकृतिक चिकित्सा है। जी, तो सर मानसिक समस्याओं की हम बात कर रहे थे, तो अभी जो एंजाइटी, डिप्रेशन और इस तरह की जो समस्याएं युवाओं में खासकर देखने को मिल रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसका मतलब मुख्य कारण क्या है? अभी वर्तमान में जो सारी समस्याएं देखने के लिए मिल रही हैं, उसका मुख्य कारण जो है वो हमारी फॉल्टी लाइफस्टाइल है। ये सारी की सारी समस्याएं जो हैं, यह कहीं ना कहीं जो हमारी दिनचर्या है, जीवनचर्या है, उससे रिलेटेड है। और स्ट्रेस जो है वह उसका मूल कारण है। मतलब मॉडर्न साइंस भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि आज के समय में होने वाली अधिकतम 80% से ज़्यादातर समस्याएं, लगभग 80% मान लें, कि वो जो साइकोसोमेटिक हैं, जो मन से शरीर पर आती हैं। तो वो जो हमारी दिनचर्या है, हमारा तनाव का लेने का तरीका है, वह इसका मुख्य कारण है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि कोई चीज़ अगर मुझे पकड़नी है, या मोबाइल है और मुझे पकड़ना है, तो इसको पकड़ने के लिए हाथ में एक तनाव तो लेना पड़ेगा मुझे। जी। लेकिन उसको मोबाइल छोड़ने के बाद, रखने के बाद, वहां पर अगर वह तनाव कंटिन्यू मेरे शरीर में रह जाता है, तो वह कहीं ना कहीं शरीर में समस्या रहेगा। तो हम तनाव तो लेते तो जा रहे हैं इस भाग दौड़ में बढ़ने के लिए, लेकिन उस तनाव से हमें अपने आप को विड्रॉ कैसे करना है, उससे बाहर कैसे निकलना है, वह हम भूलते जा रहे हैं। जी, तो सर नेचुरोपैथी से इस मानसिक रोगों को जो हम इसमें क्या पद्धतियों का हम इस्तेमाल करते हैं, जो हम ट्रीट करते हैं तो? एक तो जो हमारे योग जो है ना, योग से ध्यान, ध्यान के साथ में कुछ आसन, प्राणायाम और साथ में एक्सरसाइज, तो कहीं ना कहीं हमारी जीवनचर्या में अभी जो एक सबसे बड़ी चीज की जो कमी होती जा रही है वह है शारीरिक श्रम। तो वह शारीरिक श्रम उसमें ऐड करना शरीर को, जैसे मैंने बताया कि मूल कारण है कि अगर टॉक्सिसिटी कहीं पर बढ़ रही है, तो अगर हम नेचुरोपैथी और मॉडर्न को दोनों को कॉम्बिनेशन कर कर देखते हैं, तो एक चीज ध्यान में आती है कि जब हमारे शरीर में एसिड अगर बढ़ता हुआ हमको मिलेगा, तो हमारी जो ब्रेन की वेव्स है वो स्लो हो जाती हैं, और जैसे ही एल्केलाइन बढ़ता है तो ब्रेन वेव्स फास्ट हो जाती हैं। तो दोनों ही अवस्था जो है वह सामंजस्य की स्थिति नहीं है। तो वहां पर डिप्रेसिव या हाइपरटेंसिव दोनों स्थितियां बनने वाली हैं। जी। आपने देखा होगा कि फिट्स के जो पेशेंट्स हैं उनकी ब्रेन वेव्स जो है वो फास्ट हो जाती है। तो कहीं पर अवसाद है या कहीं पर हाइपरटेंसिव हो रहे हैं हम, है ना। तो दोनों ही स्थिति कैसी है कि हम साम्य अवस्था में नहीं है। तो साम्य अवस्था आहार के माध्यम से लाना, योग के माध्यम से लाना और शारीरिक श्रम के माध्यम से लाना, यह इसका पूरा हम इसमें प्रक्रिया से अपना सकते हैं इसको। सर कई बार डिप्रेशन को लोग कंफ्यूज कर लेते हैं। अगर वो उनका
मतलब अगर वो कुछ अच्छा फील नहीं कर रहे हैं थोड़ा बहुत भी, तो उसको लोग डिप्रेशन से कंफ्यूज कर लेते हैं। तो किस तरह डिफरेंशिएट कैसे किया जाए, कि मैं डायग्नोस कैसे कर सकता हूँ अगर मैं एक आम व्यक्ति हूँ, कि मुझे डिप्रेशन है या फिर ये सिर्फ एक कुछ समय के लिए मैं दुखी हूँ, मतलब अगर मैं इसको सरल शब्दों में कहूँ। अभी जो मैंने बताया कि हमारी मानसिक स्थिति कैसी होती जा रही है कि हम किसी भी चीज को लेके हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। एक फेस मतलब हर चीज के दो पहलू आने वाले हैं। अगर लहर आएगी तो उसका उठाव भी आएगा और गर्त भी आने वाला है। तो जीवन में खुशी रहना और दुखी रहना, ये दोनों पक्ष लगातार चलने वाले हैं। लेकिन हम अगर हम उस दुख से बाहर हमने अपने आप को निकालना छोड़ दिया, जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेस में है, लेकिन स्ट्रेस से हम बाहर कैसे निकले वो हम भूल गए। तो अगर यह फेस लंबा चल रहा है, काफी लंबे समय तक हम उसी फेस में रह रहे हैं, जी। तो धीमे धीमे हम डिप्रेशन की ओर बढ़ जाएंगे। बाकी तो क्षणिक है, क्षण में दुख आएगा, क्षण में जाने वाला है। दिन में कई बार ऐसा फेस आने वाला है, हम प्रसन्न होते हैं, दुखी होते हैं। तो लेकिन अगर वह साप्ताहिक हो गया, एक सप्ताह हो गया, महीने भर एक फेस में हम लगातार चल रहे हैं, तो धीमे धीमे हम डिप्रेसिव होते जा रहे हैं। सर एक टर्म है क्लिनिकल डिप्रेशन, ये डिप्रेशन से किस तरह से अलग है, मतलब। क्लिनिकल डिप्रेशन में आप ये मानकर चलिए कि लगातार लगातार लगातार, जैसे मैंने बोला कि एक तुरंत आना और बाहर निकलना, तो वह तो ठीक है। लेकिन अगर वह प्रक्रिया लंबे समय तक चली जाती है तो हम उसमें क्लिनिकल डिप्रेशन में मान सकते हैं उसको। अच्छा, ठीक है। तो सर जैसा कि आपने कहा कि शरीर की जो मूवमेंट है, एक्सरसाइज वगैरह, वो ज़्यादा रहनी चाहिए, क्योंकि अभी आज की जो एरा है उसमें सिटिंग कल्चर बहुत है, चाहे जी आप बिल्कुल। एजुकेशन की बात करें या फिर ऑफिस की बात करें। तो वो क्योंकि संभव नहीं हो पाता है लोगों के लिए कि वो टाइम निकाल पाएं, तो क्या जो जो लोग टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ ऐसी पद्धतियां हैं, कोई ऐसी एक्सरसाइज है जो कि वो उसी समय वहां पे कर सकें या फिर घर पे ही कर सकें। जी बिल्कुल। कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, श्वसन के प्रकार हैं। वॉक है, अपने जो वर्किंग प्लेस है आपका, हर 2 घंटे 3 घंटे में वहां पर थोड़ा सा रेगुलर सिटिंग को छोड़कर थोड़ा सा वॉक कर लीजिए। जी। कुछ आसन है, कुछ मुद्राएं हैं, योग की मुद्राएं कर सकते हैं। जैसे प्राण मुद्रा है, चिन्ह मुद्रा है, या मुद्राएं भी साथ में कर सकते हैं। डीप ब्रीथ कर सकते हैं सब। कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। यह सारी चीजें कर सकते हैं। तो सर इसके अलावा मानसिक समस्याओं से अगर मैं थोड़ा सा भी अलग हटूं, तो नेचुरोपैथी किन किन बीमारियों को, क्या वो क्रोनिक से क्रोनिक डिजीजेस लाइक मधुमेह हो गया, डायबिटीज, शुगर, इन सब पे भी कारगर है। जी बिल्कुल। जैसे मैंने बताया कि शुरू में कि साइकोसोमेटिक डिजीजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो डायबिटीज़, अस्थमा, ये सारी बीमारियां जो हैं, इसमें से कुछ केसेस छोड़ दें तो बाकी सारी मनोदैहिक ही हैं। जी। तो जैसे हम मन पर काम करते हैं, तो हम योग में हम लोग बात करते हैं, तो योग में हम अपने शरीर को 5 कोष का बना हुआ मानते हैं। अन्नमय कोष, जो हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे बनता है, जो हमको दिखता है। उसके बाद में प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। तो बहुत सारी बीमारियां आती तो किसी दूसरे लेवल पर हैं, हमारे मन पर आएंगी, बुद्धि पर आएंगी, जो हमारा हैप्पी लेवल जो है उस पर आएंगी। लेकिन वो धीमे 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 इफेक्ट जो करती हैं, वो हमारे जो शरीर, जो स्थूल शरीर है जिसको हम अन्नमय कोष बोलते हैं, उस पर होती है। जी। तो हम उस स्तर पर उसको ट्रीट करके इस शरीर को भी ठीक कर सकते हैं। जी बिल्कुल। सबसे पहले सर, एलोपैथी और नेचुरोपैथी, ये दो चीज़ें हम जब सुनते हैं तो लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं एलोपैथी की तरफ अब ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है, क्या इसमें कितना फर्क है, क्या ऐसा कुछ है कि एलोपैथी ज़्यादा कारगर है या फिर नेचुरोपैथी ज़्यादा कारगर है? आप क्या समझते हैं इससे? नहीं, देखिए, दोनों ही जो पैथीज है अपनी अपनी जगह पर सबका अपना महत्व है। इमरजेंसी कोई बहुत ज़्यादा है, एक्सीडेंटल केस है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग जहां पर भी स्थिति बन रही है, जी। वहां पर आवश्यकता है तो वो उसको लेना ही चाहिए। जी। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जीवन जीने की शैली वाली जो बात है, हम्म। वह हमें अडॉप्ट तो करनी पड़ेगी नेचुरोपैथी से ही, प्राकृतिक चिकित्सा से ही, योग से ही। जी। क्योंकि हम यहाँ पर, हमारा मानना है कि रोग आने का जो कारण है उसको ही हमें रोकना है। जैसे मैंने बताया कि लाइफस्टाइल रिलेटेड ही है। तो वहां पर जाकर जब मॉडर्न में जब भी हम थेरेपी की किसी बात करेंगे, तो सारी वहां पर दवाइयाँ लेकर के जो हम बीमारियों को रोकते हैं उनको वहां पर दबाते हैं। और जब दवाइयाँ से बीमारियां रुकती हैं और बाद में फिर थोड़े समय में वो समस्याएं बढ़ती जाती हैं। जैसे हम लोग न्यूरोथेरेपी एक यूज़ करते हैं, तो न्यूरोथेरेपी में हम लोग बहुत सारे ब्लड सप्लाई पर हम लोग वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक जगह पर हम ब्लड सप्लाई पर वर्क करेंगे तो वहाँ से पेंक्रियाज में ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, तो पेंक्रियाज से इंसुलिन भी बनने वाला है, ग्लूकागॉन भी बनने वाला है। तो दोनों ही के काम अपोजिट है, एक शुगर लेवल को बढ़ाता है, एक शुगर लेवल को कम करता है। तो लेकिन हमारा ये मानना है कि किस कारण से वो ग्लूकोज और का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब क्यों हुआ, और वो सेल वापस रीजेनरेट कैसे होंगे, जी।
उस पर हम वर्क करते हैं। लेकिन जो एलोपैथी की जब हम बात करते हैं तो वहां पर वो बैसाखी हमने पकड़ा तो दी एक बार, तो उससे विड्रॉ कैसे करके वो जो सेल्फ जनरेशन कैसे चालू हो उन सेल्स का, जी। उस पर वर्क वहां पर रह जाता है कहीं ना कहीं, वो थोड़ी सी कमी रहती है। अ, जो हमारा आहार है आजकल वो बहुत ज्यादा जंक फूड की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, तो इस आहार का हमारी मानसिक समस्याएं जो हैं उन पर किस तरह से असर होता है सर? देखिए दो दो चीजें हैं कि आहार होना कैसा चाहिए। हम्म। तो जो हम नेचुरोपैथी की जो बात करते हैं तो आहार के संदर्भ में जो मूलभूत सिद्धांत है वहां पर हम बोलते हैं कि हमारा जो आहार है वही हमारी औषधि है। जी। तो आहार जीवित आहार होना चाहिए, जीवित इन द सेंस कि जो सजीव हो, है ना, डेड नहीं हो। जो हमारी मान्यता है कि हम जो भोजन जिसको हम बोलते हैं कि हम भोजन पका रहे हैं, वह हम बेसिकली भोजन को खराब कर रहे होते हैं। तो रॉ डाइट जो है बेसिकली अपक्व आहार है, अपक्व आहार की मात्रा बढ़नी चाहिए। अंकुरित जो है उनकी मात्रा बढ़नी चाहिए। जो फल है, सलाद है, उनकी मात्रा बढ़नी चाहिए। जैसे ही हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे भोजन में ये तत्व बढ़ते चले जाते हैं तो जो हमारा जीवन का स्तर है, जो ऊर्जा का स्तर है, वो बढ़ता है। और अगर हम और ज्यादा उसके गहराई में जाएंगे तो हम भोजन को 3 स्तर पर मान सकते हैं: तामसिक भोजन, राजसिक भोजन और सात्विक भोजन। तो जो आप अभी बात कर रहे हैं, हम जंक फूड वगैरह की बात कर रहे हैं, यह सारा भोजन जो है वह तामसिक भोजन में है। जी। तो हमारे डिप्रेसिव होना, एंजाइटी आना, और इसके साथ में एनर्जी लेवल का लो होना, या फिर मन में अलग अलग तरह के कुविचार आना, अभी सारी तरह की जो भी चलते हैं, तो वह जो भोजन है, यह भोजन जो तामसिक भोजन है उसका एक मूलभूत स्रोत हो सकता है। जब राजसिक भोजन में एनर्जी लेवल तो बढ़ेगी, लेकिन मन जो है, क्रोध और मन में आने वाले उत्तेजनात्मक विचार जो है राजसिक भोजन में आएंगे, जहां पर मिर्च मसाले के तेज की हम बात करते हैं। लेकिन जैसे हम सात्विक भोजन की बात करते हैं कि जिसमें फल है, सलाद है, शहद का उपयोग हम कर सकते हैं, अंकुरित का हम उपयोग कर सकते हैं, कम मिर्च मसालों का उपयोग करते हुए स्वस्थ रहने की जो प्रक्रिया है, तो उसमें शरीर भी स्वस्थ रहने वाला है, मन भी स्वस्थ रहने वाला है, और भावनाओं के स्तर पर भी हम संतुलित रहने वाले हैं। सर, तामसिक की आपने बात करी तो प्याज और लहसुन अक्सर लोग कहते हैं इसको तामसिक कैटेगरी में जी रखते हैं, बिल्कुल। तो क्या ये सच में तामसिक है और कितना हमारे क्या शरीर के लिए ये सही नहीं है क्या, अगर हम हेल्थ के पर्सपेक्टिव से बात करें? देखिए स्वास्थ्य के लिए जब हम इसकी उपयोग करेंगे एज अ मेडिसिन, जब हम बात करते हैं, वो तो लेना तो ले सकते हैं, लेकिन कितनी मात्रा में लेना और कब लेना। जी। जैसे आपने देखा होगा सभी घरों में किचन में एक मसालदानी होती है हाँ। जिसमें विभिन्न प्रकार के मसाले होते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या हम सभी मसाले सभी सब्जियों में डालते हैं क्या? सभी प्रकार के भोजन में डालते हैं क्या? हम्म। तो वह मसाले किसके साथ किसका कॉम्बिनेशन लेना और कितनी मात्रा में लेना, यह हमारे घर में जो चलने वाला एक छोटा सा मेडिकल स्टोर आप मान लो उसको आप, है ना, कि वो हमारी माताओं बहनों को हमारे भारतीय परंपरा में पहले से जुड़ा हुआ है। वह ज्ञान है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किस चीज में क्या अधिकता है और क्या कमी है, उसको बैलेंस कैसे करना है, शरीर पे दुष्प्रभाव नहीं होगा तो क्या चीज ऐड करनी है। वैसे ही इन सारी चीजों का भी है। मिर्च भी हम ले सकते हैं, लेकिन मिर्च कितनी मात्रा में लेना है और कहाँ तक वो सात्विक रहेगी और कहाँ वो तामसिक हो जाएगी। तो वैसे ही खट्टी चीजें, दही लेना है, लेकिन दही का उपयोग भी अगर जैसे ही उसमें खटास बढ़ेगी तो वह तामसिक की ओर बढ़ जाएगा। वैसे ही लहसुन और प्याज की कितनी मात्रा में लेना और कब लेना, वह थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अच्छा, तो आपने कहा जैसे एक मात्रा में लेने से वो सही है, तो जी नुकसान तो चलिए ठीक है, पता चल गया हमें कि अगर हम एक लिमिटेड मात्रा से ज्यादा लेते हैं तो वो नुकसान है। बिल्कुल। लेकिन इनके फिर फायदे क्या हैं सर, अगर शरीर में हम एक मात्रा में हम ले रहे हैं, तो प्याज लहसुन के और मिर्च, क्या मिर्च के भी कुछ फायदे हो सकते हैं शरीर में? जी बिल्कुल, मिर्च के फायदे हो सकते हैं। बहुत जगह पर कोलेस्ट्रॉल के लिए भी मिर्च देते हैं, ब्लड प्रेशर लो करने के लिए भी मिर्च के कैप्सूल वगैरह यूज करते हैं। अच्छा। और दूसरी चीज हम बात करेंगे कि आप लहसुन, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लहसुन बहुत अच्छा है। जी। अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, सर्दी है, लहसुन बहुत अच्छा है। प्याज हाईली अल्कलाइन है। हम्म। आपको गर्मियों में आप प्याज लेते हैं उस समय पर फायदा करेगी। कई बार प्याज के बाह्य उपयोग भी करते हैं, चोट वोट लगती है वहां पर कुचल कर भी उसका उपयोग करते हैं, लू में भी उसका उपयोग करते हैं। शरीर में गर्मी लगी हुई है, आपका नोज ब्लीडिंग हो रही है, उस समय पर भी वो फायदेजनक है। और इवन आपको जब आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, फाइबर रिच है। हम्म। तो वो तो आपको आपकी आवश्यकता और उपयोगिता दोनों को एक बार बैलेंस बनाना पड़ेगा।
तो उससे वो बिल्कुल। हो जाएगा। ठीक है सर। मानसिक रोग फिर से हम वापस आते हैं तो दूसरी जो बीमारियां हैं जैसे कि मधुमेह हो गया, क्या मानसिक रोग इसका एक कारण है कि मानसिक जो समस्याएं हैं, जो डिप्रेशन और हम स्ट्रेस लेते हैं आज की डेट पे खासकर, तो क्या वो भी कारण है जो वो बाकी बीमारियों को जन्म देता है? जी बिल्कुल। हम्म। अ, हमारे शरीर में तनाव से लड़ने के लिए एक शरीर का सिस्टम बना हुआ है जिसको हम इंग्लिश में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। उसको हम कैसा परिभाषित करते हैं कि फाइट, उसका काम है फाइट और फ्लाई। शरीर की जैसी भी विपत्ति शरीर को सामने दिखता है, तनाव दिखता है, कोई विपत्ति दिखती है, तो शरीर लड़ने और भागने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक। तो जब हम ऐसी स्थिति में जब हम आते हैं तो आपको आपको भी ध्यान में होगा कि जैसे मान लीजिए कोई भाग दिख रहा है और उसके पीछे अचानक कुत्ता दौड़ने लग जाए, हम्म। तो जो जिसके कदम नहीं चल सकते हैं वह भी भागने के लिए तैयार हो जाता है। हम्म। लेकिन उस समय पर शरीर की सारी ऊर्जाएं जो है वह शरीर के हाथ, पांव, आंख, कान, नाक, इन इंद्रियों में चली जाती है। लेकिन उस समय पर होता क्या है, उस समय पर डाइजेस्टिव सिस्टम पे जाने वाली ब्लड की सप्लाई, नर्व की सप्लाई जो है वह कम हो जाती है। जी। और जब लंबे समय तक, मतलब ऐसा जब भी तनाव आएगा शरीर में यह प्रक्रिया होने वाली है। तो जब जब भी लगातार, जैसे मैंने बताया कि हम तनाव में हैं, तब लगातार पाचन संस्थान में पहुंचने वाला रक्त जो है, इवन स्किन में पहुंचने वाला जो रक्त जो है, ब्लड जो है, वह कम होने लगता है। और उसके साथ उसके कारण जो पाचन संस्थान है वो ठीक से काम करना बंद कर देता है। तो उस तनाव से हम जैसे बाहर निकलना सीखते हैं, वह जो साइकिल जो चल रहा है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम का, वह ब्रेक होता है और हम वापस धीमे 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 हमारा पाचन संस्थान ठीक हो सकता है। तो सर क्योंकि मधुमेह अगर किसी को ज्यादा शुगर की वजह से हुआ जी। है, ज्यादा शुगर कंज्यूम करने की वजह से हुआ है, तो क्या उसका इलाज अलग है, या फिर मानसिक रोग तनाव की वजह से अगर किसी को मधुमेह हुआ है या ऐसी कोई बीमारी हुई है तो क्या उसको अलग तरीके से जी ट्रीट किया जाता है? देखिए, शुगर लेवल बढ़ने का कारण शुगर ज़्यादा लेना नहीं है। जी। एक बार आपका जो शुगर का मेटाबॉलिज्म, जैसे मैंने बताया, अगर डिस्टर्ब हो गया हम्म। तब शुगर नहीं लेना है। अच्छा। बहुत सारे पुराने लोग आपने देखे होंगे, हम्म। बहुत अत्यधिक अत्यधिक मात्रा में शक्कर का उपयोग करते हैं, मीठे का उपयोग करते हैं, लेकिन वो डायबिटिक नहीं होते, हम्म। शुगर नहीं बढ़ती, क्योंकि उनका शारीरिक श्रम भी है और उनकी जो मानसिक अवस्था भी है वह भी ठीक ठाक है, वो अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन जब हमारे शरीर का चयापचय गड़बड़ हो गया है, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया, जो इंसुलिन बनना तनाव के कारण और बाकी सारी समस्याओं से कम हो गया, तब हम बोलते हैं कि अब चयापचय नहीं हो रहा है, इसलिए अब शुगर आपको और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कम डाइट में लेना चाहिए। अच्छा। कार्बोहाइड्रेट्स की अधिकता के कारण शुगर हो रहा है ऐसा नहीं है। ठीक है। नेचुरोपैथी और एलोपैथी की हम बात कर रहे थे, तो एलोपैथी मेडिसिन जो हैं अगर उनको हम बहुत लॉन्ग रन में लेते रहते हैं तो क्या इसके बहुत नुकसान भी हो सकते हैं शरीर में? फायदे से ज्यादा क्या नुकसान हो सकते हैं? जी मैं आपको एक केस बताता हूँ। हमारे पास, मैं ग्वालियर में था पहले, ग्वालियर में एक यूनिवर्सिटी में एक डॉक्टर थे, अचानक उनको हेपेटाइटिस बी हुआ, उनको लेकर दिल्ली गए, तो उनकी जो पत्नी थी वह साथ में लंबे समय तक रहीं। धीमे धीमे अनिद्रा की समस्या चालू हो गई उनको। अनिद्रा के लिए उनको एक दवा देना चालू की गई। लंबे समय समय तक वो दवा लेने से उनको एक समस्या चालू हुई, पलकें झपकना चालू हो गई उनकी, जो उनके कंट्रोल में नहीं थी। ब्लिंकिंग ऑफ आइस चालू हुआ। जी। ब्लिंकिंग ऑफ आइस के बाद में उसके लिए एक दवा जोड़नी पड़ी। उसके बाद थोड़े समय बाद उनको एक नई समस्या चालू हुई कि गर्दन जो थी उनकी, वो पेनफुल, उनको जर्क आना चालू हो गए। उसको सर्वाइकल डिस्टोनिया बोलते हैं। ओके। वो किसी के माध्यम से हमारे पास आई। हमने पूरी जब हिस्ट्री उनकी देखना चालू की कि कौन सी दवाई ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, तब जो पूरी चेन मिली कि जो वो स्लीपिंग पिल्स ले रहे थे, स्लीपिंग पिल्स के साइड इफेक्ट में ब्लिंकिंग ऑफ आइज हो सकता है, वह लिखा हुआ था। ब्लिंकिंग ऑफ आइज के लिए जो वो दवाइयां ले रहे थे उसमें ये लिखा हुआ था कि सर्वाइकल डिस्टोनिया हो सकता है। और सर्वाइकल डिस्टोनिया के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि जब आप मॉडर्न के उसमें रिसर्च करते हैं तो पाते हैं कि 90% से ज़्यादा पेशेंट सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि वो इतना पेनफुल और अनकंट्रोल होता है और उसके लिए कोई उपचार मॉडर्न में अभी तक है ही नहीं। लेकिन अभी हमारे पर्याप्त ट्रीटमेंट, हमने मेरे ख्याल से 5 एक महीने उनका शायद ट्रीटमेंट किया है, लेकिन 5 महीने ट्रीटमेंट के बाद आज वो 10 एक साल हो गए उनको, आज भी फ़ोन पर बातचीत उनके परिवार से होती है मेरी। जी। बिल्कुल स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। बैंक में सर्विस करती थी, हमारे ट्रीटमेंट के 4 साल बाद उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट लिया और अभी परिवार के साथ स्वस्थ हैं, उस समस्या से मुक्त हैं। तो इसको थोड़ा और बताइए सर, इसमें मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, शरीर में क्या दिक्कतें आती हैं? शरीर में एल्कलाइन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, लीवर डिस्टर्ब रहता है, तो गर्दन की जो कंट्रोल करने वाली मसल्स हैं जी। उनमें लगातार झटके आते हैं, जर्क आते हैं, गर्दन एक तरफ झुकने लगती है, उस टाइम पर आंख भी बंद हो जाती है
और यह पूरी प्रक्रिया इतनी लगातार, फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है और अनकंट्रोल होती है कि वो दर्द असहनीय रहता है उसमें। सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, बातचीत नहीं कर सकते, किसी के सामने बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते। तो और जैसे मैं कि जब तक पेन किलर लेंगे तब तक ठीक है थोड़ी देर, लेकिन बाद में वह पेन किलर भी इस पर काम करना बंद कर देते हैं। और इन सारी अवस्थाओं के बाद में वो जो व्यक्ति है उसको जब लगता है कुछ हो नहीं पा रहा, दर्द असहनीय है, तो बाद में सुसाइड कर लेते हैं। मतलब ऐसा मॉडर्न का भी एक्सेप्ट करता है कि मोर देन 90% केसेस में वो सुसाइड करते हैं। एक बात आपने कही कि पेन किलर्स काम करना बंद कर देते हैं। जी। तो हमने ये कई बार सुना है कि अगर आप बहुत ज्यादा किसी चीज, खासकर पेन किलर से कोई दवाई ले रहे हैं, तो एक टाइम के बाद जाके उसका असर हमारे शरीर पर नहीं होता। तो इसका क्या कारण है सर, असर क्यों होना बंद हो जाता है? देखिए, बेसिकली जितनी भी हम दवाइयाँ लेते हैं, पेन किलर्स लेते हैं, ये इनका काम जो दर्द का कारण है उस दर्द के कारण को खत्म करना नहीं है। जी। वो बेसिकली जो हमारी पेन की सेंसिटिविटी है उस सेंसिटिविटी को ब्रेक कर रहे हैं। कॉज एज इट इज बना हुआ है, और धीमे 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 जाकर वो जो सेंसिटिविटी को रोकने के लिए जो वो मेडिसिन हम यूज कर रहे हैं वो ब्रेन के अंदर जाना बंद कर देती है। क्योंकि हमारे ब्रेन में एक सिस्टम है, उसको हम ब्लड ब्रेन बैरियर ऐसा बोलते हैं, कि जो ब्रेन है वह बाहर से शरीर में दी गई हुई कोई भी केमिकल ब्रेन के अंदर पहुंचने से रोकता है। तो सिर्फ सेडेटिव तो जा सकते हैं, सेडेटिव के अलावा, लेकिन धीमे 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 बाद में वह उसको भी एक्सेप्ट करना बंद कर देता है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि वो उसके प्रति, उसके खिलाफ इम्यून हो जी जाता है। जी बिल्कुल। तो वो दवाइयों के प्रति भी इम्यून हमारे हाँ। शरीर, हमारा शरीर हो सकता है। और दूसरा कॉज जो है वो कॉज इतना बढ़ गया है हम्म। साथ में, क्योंकि हमने सिम्टोमेटिक हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जी। कॉज एज इट इज बना हुआ है, तो सेंसिटिविटी कम होती जा रही है वहां के लिए उसको रोकने वाली। हाँ, तो इस वजह से वो काम हाँ, करना बंद काम कर करना देते हैं। बंद कर देता आज की डेट पे अगर हम बात करें सर, क्योंकि हम युवाओं की बात कर जी। रहे हैं, तो मेरे ख्याल से पहले हम एक उम्र सेट करते थे या फिर मानते थे कि इस उम्र के बाद ही कोई बीमारी हो सकती है। लेकिन आज की डेट पे हम देखते हैं कि हार्ट अटैक जैसी बीमारियां भी, अगर एक 5 साल का बच्चा है उसको भी हार्ट अटैक आ रहा है। तो ये किस तरह से, क्या हमारी जीवन शैली बदली है उसका है, या फिर हमारे शरीर में किस तरह के बदलाव आए हैं, तो इस वजह से हुआ ये? देखिए, जीवन शैली तो बदली ही है, लेकिन साथ में जो हमारी जो डाइट जो है, जी। जो हमारा आहार है वो बहुत अशुद्ध है। मतलब आप यह मान के चलिए कि जो आपने बोला 5 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है, तो 5 साल के बच्चे में की जब डाइट की हम बात करते हैं तो दो चीजें हैं। एक तो उसके जो जीन्स में जो चेंज आ रहे हैं, तो जीन्स में चेंज के साथ में जो उसको मदर से जो फीड जो जा रहा है, आप देखेंगे मदर जो मिल्क जो जा रहा है, फीड जा रहा है, उसमें प्लास्टिक के जो आपको कण जो है वो मिलना चालू हो रहे हैं। इस हद तक जो हमारा जो आहार विहार है वह दूषित हो चुका है। मैं एक बच्चों के स्कूल में गया हुआ था, उनका फंक्शन था, उसमें मैंने देखा कि बच्चे की उम्र रही होगी 2 से 2.5 साल। जी। बाकी सारे बच्चे खेल रहे हैं वहां पर, बिस्किट्स भी रखे हुए हैं, कोल्ड ड्रिंक्स है बड़ों के लिए, तो एक माँ अपने 2.5 साल के बच्चे को फोर्स कर रही है कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए। हाईली एसिडिक है, बच्चे को बहुत सारी समस्या होने वाली है, लेकिन हमने अपने आहार विहार में इन सारी चीजों को ऐसा एक्सेप्ट किया है कि हमारा लाइफस्टाइल जो है हमारा स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है। तो अगर पानी पीना जो है वो अच्छा नहीं मानते हम पानी भी पिएंगे तो कौन सा पानी पिएंगे? एल्कलाइन, मिनरल। हाँ। मिनरल वाटर पिएंगे, या ये मान लीजिए मिनरल वाटर भी नहीं पी रहे, बेसिकली हम आरओ का वाटर पी रहे हैं, जी। जिसमें से हमने मिनरल हार्डनेस के नाम पर कम कर दिया। कम कर दिए। जी। और एसिडिक डाइट जो है हमारी वो बढ़ती जा रही है। कोल्ड ड्रिंक्स की जो मात्रा जो है, उस पीएच आप देखेंगे हाईली एसिडिक है। बहुत सारे लोग तो उसके लिए टॉयलेट क्लीनर जैसा शब्द उपयोग करते हैं जी, जी। उस एसिड के कारण। बिल्कुल। तो वह हम अपने बच्चे को 2-2.5 साल के बच्चों को, जिसके शरीर की क्षमता हमें मालूम है कि हमारी डाइट और उन सबसे हमने वैसे ही पहले गिरा कर रखी है, और हम उसको फोर्स कर रहे हैं वह लेने के लिए। फिर दूसरी चीज, अभी हम देखते हैं कि थोड़ा सा जैविक खेती से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, जी। तो हम लोग देखते हैं कि मूंग जो है आज की डेट में, हमारी पुरानी परंपरा में हम देखते चले आ रहे हैं कि किसी का भी स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ तो हम लोग बोलते हैं भैया मूंग की दाल की खिचड़ी ले लीजिए, मूंग की दाल ले लीजिए, सुपाच्य है। लेकिन अभी जब हम देखते हैं मूंग की दाल की जब खेती होती है, तब उसमें उस 25-50 दिन की या 60 दिन की जो फसल मान ले, 60 दिन की फसल में हर 15 दिन पर आप केमिकल स्प्रे कर रहे हैं, जी। दवाइयां स्प्रे कर रहे हैं कि लास्ट में जाकर कि नेक्स्ट डे सूख जाए आपको गीली फसल। तो इतनी ज्यादा टॉक्सिसिटी हर चीज में मिल रही है, तो हमारे शरीर पर इफेक्ट तो करने ही वाली है। और जैसे मैंने बोला दूसरी चीज की, युवाओं के मामले में एक समस्या क्या है कि हमारी लाइफस्टाइल जो है वह श्रम उसमें बिल्कुल ही गायब हो गया है। तो श्रम गायब होने के कारण मेटाबॉलिज्म पूरा डिस्टर्ब है, हमारे शरीर के
से तनाव से लड़ने की जो क्षमता है वह पूरी गायब हो चुकी है। तो ये सारे कारण उसमें जुड़ते चले जा रहे हैं। सर, श्रम की आपने बात करी कि श्रम बिल्कुल गायब हो चुका है, लेकिन कुछ केसेस रिसेंटली अभी हमने देखे हैं कि बहुत से लोगों को जब वो जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस दौरान उनको हार्ट अटैक आ गया, ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो गई। तो फिर ये एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक आना, मतलब ये क्या कोई कोइंसिडेंस है या फिर वो उसका ओवर एक्सरसाइज कोई कारण है? क्या दो कारण है इसका? दो चीजें हैं उसमें। एक तो ओवर एक्सरसाइज भी कारण है उसका, जी। हम उसके लिए कितने हमने अपने आप को धीरे 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 प्रिपेयर किया है कि नहीं किया है। जी। और दूसरी चीज, जब हम अपने भारतीय जो क्षेत्र है, भारतीय उपमहाद्वीप है, इसके लिए जब देखते हैं तो बहुत तेज गति में होने वाली एक्सरसाइज, उससे हमें थोड़ा सा बचना चाहिए। हम्म। क्यों, हमारे भारतीय महाद्वीप की जो प्रकृति है, हम्म। यह वात प्रकृति, वात बढ़ने वाला है। हम्म। ज्यादा तेज कोई भी गति करने पर आपको देखेंगे ज्वाइंट्स पेन बढ़ता है। क्योंकि हमारे पास योग में बहुत सारे पेशेंट बाद में आते हैं कि जिम पे गए थे, ये इतने दिन किया और बाद में ये समस्या आ गई, घुटनों में दर्द चालू हो गया, कंधों में दर्द चालू हो गया, कमर में दर्द चालू हो गया। तो वह एक तो एक्सरसाइज वो नहीं करनी है। दूसरी, ये जो केसेस देखने के लिए मिल रहे हैं, ये केसेस जो मिल रहे हैं, ये पोस्ट कोविड केसेस बढ़े हुए हैं, अच्छा। कोविड के बाद में। तो उसमें हो क्या रहा है बेसिकली कि मसल्स टाइट हो गए हैं। हम्म। मसल्स टाइट होने से जो हार्ट के जो वॉल्व जो है, वो वॉल्व एकदम से उतनी अच्छी गति से काम नहीं कर पाते हैं। तो जितना मूवमेंट उनको करना चाहिए, जितना कंट्रोल होना चाहिए, फास्ट एक्सरसाइज हुई तो उनको वॉल्व को उतनी स्पीड से काम भी करना है। जी। लेकिन लगभग उनकी वर्किंग की जो उस समय पर स्पीड है वह स्लो हो जाती है। तो जैसा हार्ट में पंप मिलना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो कोविड उस समय भी जब वैक्सीन लगवाई जा रही थी, वैक्सीनेशन ड्राइव जी। चल रही थी, तो कई लोगों ने वैक्सीन को भी ये कहा कि वैक्सीन सेफ नहीं है। तो क्या वैक्सीन इसका कारण है? आप क्या मानते हैं? अब देखिए, उस समय पर हम जब देखेंगे तो जीवन को बचाना उस समय पर पहली प्राथमिकता थी। जी। तो कारण वगैरह तो एक रिसर्च लंबी होगी, उसमें समझ में आएगा। हम्म। लेकिन जिनको वैक्सीन, मतलब दोनों ही चीजें हैं। बेसिकली वैक्सीन भी बनी कोविड के बैक्टीरिया से ही है। जी बिल्कुल। तो कोविड का बैक्टीरिया तो बेसिक कारण है ही उसमें। हम्म। अब वैक्सीन के ऊपर रिसर्च होगी तो ज्यादा अच्छे से जानकारी लग पाएगी। जी बिल्कुल। सर, अभी हम बात कर रहे थे कि 5 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है, और आपने जो केस बताया कि अपने 2.5 साल के बच्चे को अगर एक माँ फोर्स कर रही है एसिड पीने के लिए, ऑलमोस्ट जी बिल्कुल। कोल्ड ड्रिंक्स, तो एक चीज़ हम और देखते हैं, जो सेलफोन्स हैं आजकल छोटे बच्चों को, माँ बाप हाथ में फ़ोन पकड़ा, स्मार्टफोन पकड़ा देते हैं कि वो अगर रो रहे हैं तो स्मार्टफोन है, वो पूरा दिन उसमें वीडियो देख रहे हैं। तो इससे दो केसेस मुझे याद आते हैं, डिस्लेक्सिया और ऑटिज्म। तो जी क्या बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा कारण है ऑटिज्म और डिस्लेक्सिया का? जी बिल्कुल। अभी एक केस हमारे पास आया अवधपुरी से ही। जी। माता पिता दोनों न्यूक्लियर फैमिली थी, कलकत्ता के पास में वो लोग रह रहे थे, जॉब में थे। जी। पिता सर्विस में निकल गए, माँ अकेली है, बच्चे को देखना है, घर के काम है। तो 1 डेढ़ साल के बालक को ही उन्होंने मोबाइल पकड़ाना चालू कर दिया। उनको फाइनली वहां से जॉब ट्रांसफर कराकर यहाँ आना पड़ा। जो सीवियर ऑटिज्म होने के बाद में बच्चे ने बात करना बंद कर दिया था। हम्म। अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, बाकी सारी भी स्पीच थेरेपी और सारी चीजें चल रही है। तो उससे जब तक आप बचेंगे नहीं, हमारी सोशल कनेक्टिविटी खत्म होती जा रही है। हम्म। उसको आवश्यकता ही नहीं है, वो देख रहा है उसमें सफिशियंट, वो अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है। वो उसको बोलने के लिए इशारे से उसने माँ को बोल दिया, वहां माँ ने सुन लिया और कर दिया। हम्म। अब सोशल कनेक्टिविटी बेसिकली आपने उसकी ब्रेक कर दी, वहां पर कट कर दी है। तो सोशल कनेक्टिविटी करने के लिए आपको समाज के बीच में उठना बैठना खेलना तो करना ही पड़ेगा। वो तो शारीरिक मानसिक दोनों ही विकास आपने उसके हाथ में, बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ाया और आपने खत्म कर दिए। इवन बच्चे ही नहीं, अभी थोड़े समय पहले एक हमारे पास एक केस आया आपका ग्लायोब्लास्टोमा, मतलब ब्रेन ट्यूमर का। अच्छा। तो ब्रेन ट्यूमर के केसेस में भी जब उसको रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, सारी जानकारी लगाते हैं, हम्म। तो मोबाइल एक बहुत बड़ा कारण है। जो मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशंस हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण है हमारे ब्रेन ट्यूमर के लिए भी। तो ये कैंसर का भी कारण बन जी सकता है? बिल्कुल, कैंसर का कोई कारण है। ठीक है। सर, ऑटिज्म और डिसलेक्सिया को आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर, कि इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, ऑटिज्म की जब हम बात करते हैं तो ऑटिज्म में बेसिकली बच्चे की जो सोशल कनेक्टिविटी है, सोशल कनेक्टिविटी नहीं रहती, उसका आई कांटेक्ट नहीं बनेगा। अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए वह शब्दों का उपयोग नहीं करेगा, इशारों में ही उसका काम चल जाए ऐसा रहेगा। कहीं भी उठना बैठना वह उसका नहीं रहेगा। डिसिप्लिन जो है वह कहीं पर नहीं रहेगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि उन बच्चों को कम से कम धीरे धीरे करके आप
कैसा भी स्कूल में जो भेजना है जनरल स्कूल में भेजना चालू करिए, थोड़ा डिसिप्लिन के साथ चालू करिए। जी और घर वालों को अगर थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करेंगे वो, तो बच्चे धीरे 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 करके थोड़े समय में शायद थोड़ा समय, मतलब कुछ पेशेंट तो हमने देखा है कुछ समय में ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर शुरुआती स्तर पर है तो वह रूटीन लाइफ में आना चालू हो जाते हैं। लेकिन उसमें ये रहता है, कुछ पेशेंट में देखा है कि अमोनिया भी, ऑटिज्म में कई पेशेंट में अमोनिया भी बढ़ा हुआ मिलता है। और सर डिसलेक्सिया कैसे अलग है ऑटिज्म से? ये अ, मेरे ख्याल से पढ़ने लिखने की दिक्कत इसे कहा जाता है, तो डिसलेक्सिया में भी जैसे आपने वो फिल्म देखी होगी तारे जमीन पर। तारे जमीन पे। जी तो तारे जमीन के वाली जो फिल्म है उसमें भी वो ध्यान में आता है, और कि ब्रेन के कहीं ना कहीं कुछ जो केमिकल जो है, वो केमिकल्स कि न्यूरॉन्स के माध्यम से कंसंट्रेशन पुअर होना, वो कहीं ना कहीं समस्या रहती है बच्चों में। तो ऐसा नहीं है कि वो कमी है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि इसमें भी ऑटिज्म में भी, डिसलेक्सिया का पेशेंट ऑटिज्म से तो बेटर है कि वो अपनी बातचीत बोल पा रहा है, कर पा रहा है, लेकिन कुछ स्तर पर उसको ये कोरिलेट जो करना है कई सारी चीजों को, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं लॉजिकल उसका मामला थोड़ा सा पुअर रहता है। जी। तो जैसे जैसे अगर हम उसको सपोर्ट करना चालू करते हैं, वह धीमे धीमे लॉजिक इंप्रूव होते हैं उसके, तो उससे बाहर निकल सकता है वो। तो सर नेचुरोपैथी में भी इसका इलाज है? नेचुरोपैथी में भी इलाज है, बिल्कुल इलाज है। तो क्या पद्धति हम इस्तेमाल करते हैं ऑटिज्म और डिसलेक्सिया जैसी बीमारी को क्योर करने के अ, लिए? जैसे मैंने बताया कि हमारे पास उसके अभी भी पेशेंट्स हैं ऑटिज्म के। तो ऑटिज्म और इसमें एक तो जब बच्चा गर्भ में, माँ के गर्भ में था, तो माँ को क्या क्या समस्याएं हुई हैं, जी वहां से एक बार लेकर के, क्योंकि अगर मान लीजिए माँ का ब्लड प्रेशर कई बार देखने के लिए मिलता है कि बढ़ा हुआ रहा है, या माँ को अगर लीवर की से रिलेटेड जुड़ी हुई समस्याएं रही हैं, तो बच्चे को ऑटिज्म और डिसलेक्सिया होने की संभावना रहती है। तो पहले हम बच्चे के भी लीवर से जुड़ी हुई समस्याओं को एक बार चेक करते हैं, उसका डाइजेशन इंप्रूव करना, वो सारी चीज़ें इंप्रूव करना। फिर अगर अमोनिया बढ़ा हुआ है उसका, तो डाइट के थ्रू और डिटॉक्सिफिकेशन के थ्रू वो अमोनिया का जो मामला है उसको कैसे बैलेंस करना है, उस पर काम करना। और जो बाकी जो सारे न्यूरो वगैरह हैं, जी तो उन न्यूरो को कैसे डेवलप करना है, सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, एसिटिलकोलाइन वगैरह, इनको कैसे बैलेंस करना है उनके शरीर में, उस पर हम लोग काम करते हैं। सर सोशल मीडिया की हम जब बात करते हैं तो आज के युग में सोशल मीडिया का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि हम 24-24 घंटे भी सोशल मीडिया पे बैठे रहते हैं। और खासकर जो शॉर्ट कंटेंट आ गया है, जो 1 मिनट की वीडियोस, 15 सेकंड की वीडियोस होते हैं, तो उसने बहुत हद तक क्या हमारा अटेंशन स्पैन जो है वो कम कर दिया है। जी तो इससे किस तरह से हम डील कर सकते हैं सर? देखिए, किसी भी चीज को जब हम लगातार देखने की स्थिति में नहीं रहते हैं, मतलब सोशल मीडिया में पहले तो फिर भी कम से कम जब हाथ में सिर्फ रिमोट से काम चल जाता था, तो 1 या 2 मिनट हम कोई चैनल देखते थे। जी अभी तो शॉर्ट रील्स वगैरह जो आ गई हैं, वो हमने तुरंत उंगली चलना चालू की। आप जैसे आप बता रहे थे कि 1.5-2 साल के हाथ बच्चे के हाथ में भी आप मोबाइल दे दोगे, तो उसकी उंगली की जो स्पीड है, वो शायद बड़े उतनी स्पीड से वो चेंज नहीं कर सकते हैं। जी तो उसके कारण हो क्या रहा है कि जो हमारा जो कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन बनाने की क्षमता भी खत्म हो रही है। मन की स्थिति की एक जगह पर रुकना है, हमने अपनी मानसिक स्थिति वो खत्म कर ली है। और इसीलिए हम किसी भी चीज से जल्दी बोर हो जाते हैं। कोई भी चीज सामने हुई, यार अब ये ठीक नहीं है, चेंज करो। तो उसके लिए जैसे मैंने बताया कि ध्यान जो है, उस पर थोड़ा सा ध्यान की तरफ जो हम जाएंगे, श्वास पर ध्यान देना, कहीं भी अपने आप के मन को बांधना है, क्योंकि ये बेसिकली मन की गति है। हम लोग बोलते हैं कि मन की गति जो है वह श्वास की गति से चलती है। हम्म जब आपके शरीर में किसी भी प्रकार का भावावेश रहेगा, अच्छा बुरा बहुत तरीके का हो सकता है, ज्यादा खुश हो, ज्यादा दुखी हो, हम्म क्रोध में हो, तो आप देखेंगे जो हमारी जो श्वास की स्पीड है, श्वास की गति है, वह बढ़ी हुई रहती है। अगर हम अपने श्वास की गति को नियंत्रित करते हैं, तब हम अपने सभी तरह के जो मन के विचार हैं उस पर नियंत्रण पा सकते हैं। प्राणायाम की परिभाषा भी है, तस्मिन् स्वति श्वास श्वास गति विच्छेद, श्वास प्रश्वास की गति को विच्छेद करना यह प्राणायाम है। और योग के माध्यम से बोलते ही हैं कि मन को प्रशमन करने का तरीका योग है, मन को शांत करने का तरीका योग है। तो मन को शांत करने के लिए बिल्कुल सरल माध्यम है। आप जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, थोड़ी देर के लिए अपने श्वास की गति को सिर्फ देखना चालू कर दीजिए, करना कुछ भी नहीं है। जी सिर्फ श्वास की गति को देखेंगे, श्वास अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, और धीमे धीमे उस समय बढ़ाना है, तो मन कंट्रोल पर होने वाला है। मतलब जिस गति से हमारी सांस चलेगी उसी गति से हमारा मन जो है, वो थॉट्स भी उसी गति से जी हमारे मन में बिल्कुल। आएंगे, तो हम हाँ, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं कि क्या थॉट्स जो है वो हम बिल्कुल। हमारे मन में आ रहे हैं। तो सर आगे चलकर क्या सोशल मीडिया भी डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स को जन्म दे सकता है? नहीं, आगे चलकर क्यों, मुझे तो लगता है अभी अभी ही चल रहा है जी कि
अभी कुछ दिन पहले भोपाल की घटना है, साकेत नगर की। व्यक्ति के सोशल मीडिया पर 5,000 10,000 फॉलोवर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जी मिलने वाला एक व्यक्ति नहीं है। अपने माता पिता को उसने अपने घर में ही खोद करके गाड़ा हुआ था और उसके ऊपर उसका बेड लगाकर सो रहा था वो। तो क्यों? क्योंकि उसकी सोशल कनेक्टिविटी खत्म हो गई। जी सोशल कनेक्टिविटी है ही नहीं। जब आप अगर सोशल कनेक्ट हैं तो अपने सुख दुख किसी ना किसी के साथ बांट पा रहे हैं। और जिसको हम सोशल कनेक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, ये सारी आभासी दुनिया है। वास्तविकता में इसका धरातल पर कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एक तो नेचुरोपैथी आपने कहा कि जीवन जीने की शैली है, जी। तो क्या चीजें जो हैं हमें अपने जीवन में अपनानी चाहिए ताकि हम ना सिर्फ हमारे मानसिक समस्याओं से डील कर सके, बल्कि बाकी जो बीमारियां हैं जो हमारे शरीर में अब बढ़ती जा रही हैं, कोई उम्र का उसमें कोई वो क्राइटेरिया नहीं रह गया, जी बिल्कुल। तो क्या जीवन शैली हमें अपनानी चाहिए? अगर मैं खाद्य की बात करूं या फिर एक्सरसाइज की बात करूं। एक तो नींद हम बात करेंगे कि अभी नींद बहुत कम हो गई है, जी तो पूरी 7 से 8 घंटे तक की नींद एक बार लेना है। दूसरा, जो सूर्य की सुबह की चमक जो है, क्योंकि विटामिन डी की कमी, बोन की कमजोरी, वह सारी मिल रही है, तो उसके लिए सूर्य की सुबह की चमक चाहिए। तो अर्ली मॉर्निंग, अर्ली टू वेक एंड अर्ली टू राइज हम शुरू से पढ़ते आए हैं, जी तो लेकिन उसको वापस फॉलो करने की आवश्यकता है। आहार में फल, सलाद, जूस, स्प्राउट्स, इन सबको ऐड करने की आवश्यकता है। और कुछ देर टहलना, व्यायाम करना और श्वास की गति पर ध्यान देना, यह तो कम से कम थोड़ा सा करने की आवश्यकता है। ये एक बार जोड़ लें। और दूसरी चीज, अपने परिवार के साथ बैठना है या अपने मित्रों के साथ समय बिताना, वह भी अपनी जीवनचर्या में कहीं ना कहीं हमको ऐड करना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि श्रोताओं को हमारे आज नेचुरोपैथी से रिलेटेड बहुत कुछ जानने को मिला, और जीवन शैली की जो आपने बात करी तो उसको भी सब अपने जीवन में अपनाएंगे, ताकि मानसिक रोग और मानसिक समस्याओं के साथ साथ बाकी भी जो समस्याएं हम आज डेली लाइफ में फेस कर रहे हैं उससे हमें निजात मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, और आप सब श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद 90.0 FM रेडियो कर्मवीर के साथ जुड़ने के लिए। आप सुन रहे थे संवाद कार्यक्रम मेरे यानी अभिषेक के साथ। आओ हम सब थामे हाथ, गाँव शहर के करेंगे बात, खेतों और खलियानों से जुड़कर करेंगे जनगण मन की बात। 90.0 FM रेडियो कर्मवीर सुन रहे हैं आप, रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात, रेडियो कर्मवीर हम हैं आपके साथ, रेडियो कर्मवीर जनगण मन की बात।